फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आज हम सब लोग देखेंगे ग्लोब अक्षांश और देशांतर में दूसरा लेक्चर है देशांतर और समय, और इसके आगे हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। देशांतर हम जानते हैं कि एक काल्पनिक रेखाएं हैं और समय का निर्धारण कैसे किया जाता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार। हम आप जानते हैं कि जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार की है, लगभग गोलाकार की है। पूर्ण रूप से गोल नहीं, लेकिन लगभग गोलाकार की है। अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। हम जानते हैं कि सूर्य गोल है, पृथ्वी गोल है, तो सूर्य का जो प्रकाश होगा पूर्ण रूप से सभी जगह बराबर नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहीं पर दिन होगा, कहीं पर रात होगा, कहीं पर दोपहर होगा और कहीं पर शाम होगा, यानी कि अलग अलग समय होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश के सामने होगा, सूर्य के सामने होगा, उसमें तो क्या होगा, प्रकाश होगा। तो उसी को देखते हैं, इसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी गोल है तो कहीं पर सूर्य होगा, यानी कि सुबह का दिन होगा, कहीं पर दोपहर का दिन होगा, कहीं पर शाम का होगा, कहीं रात होगा। फिर इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना कठिन कार्य है। यानी कि हम आप जानते हैं कि अगर सभी समय की तुलना किया जाए तो ये तुलना करना क्या होगा, एक कठिन कार्य होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या किया जाता है, इनके निर्धारण के लिए किया जाता है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए। फिर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, सूर्य है। सूर्य क्यों है? क्योंकि सूर्य जो होता है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति जो होती है वो सूर्य के प्रकाश के है, इसलिए इसके निर्धारण से हम आप देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी कि सूर्योदय यानी कि सूर्य उगता है, शाम को अस्त हो जाता है, और प्रतिदिन होता है, यानी कि ये लगभग प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। यानी कि जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है ये प्रतिदिन होता है, अतः यह स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। फिर इसके बाद समय का अनुमान। समय का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। हम आप जानते हैं कि जब सुबह खड़े हुए तो परछाई का रूप दूसरा होता है, जब दोपहर में खड़े होते हैं तो उसके परछाई का रूप दूसरा होता है, शाम को होता है तो कुछ दूसरा होता है। तो यह दोपहर यानी कि मध्याह्न में सबसे छोटी, यानी कि जब आप सूर्य के सामने दोपहर 12 बजे खड़े हों तो जो आपकी परछाई बनेगी सबसे छोटी बनेगी, और सुबह और शाम जो होती है सबसे परछाई लंबी बनती है, छोटी, तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि किसी यमोत्तर यानी कि देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजते। यानी कहा गया कि जब किसी यमोत्तर यानी कि देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। यानी कि स्थानीय समय क्या है कि जब दोपहर के 12 बजते हैं तब उसे स्थानीय समय कहा जाता है, लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित, यानी किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर घूमती है? अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम आप देखते हैं कि पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, सुबह पूर्व की दिशा में भी सूर्य उगता है। इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। प्रधान यमोत्तर से पूर्व यमोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम यमोत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच से पीछे होगा। अगर हम देखते हैं कि समय क्या है, आगे होता है, अगर पश्चिम यमोत्तर पर होता है तो स्थानीय समय क्या होता है, ग्रीनविच से पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में
हम आप जानते हैं गोला आकार माना जाता है, तो एक वृत्त का 360 अंश होता है, तो 360 अंश घूम जाती है। अतः पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? 15 अंश देशांतर प्रति घंटा है। यानी कि जब 1 घंटा होती है तो प्रति घंटा में 15 अंश देशांतर वो घूमता है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 अंश घूमता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का मतलब हो गया 360 अंश का व्रत बनता है। 360 अंश को अगर हम 24 से भाग करेंगे तो 15 अंश आएगा, और 15 अंश देशांतर प्रति घंटा है। और अगर इसको हम मिनट में देखेंगे तो 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार से हम देशांतर और समय के बारे में पढ़े। इसके आगे देखते हैं मानक समय और समय कटबंध। मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और टाइम जोन यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मतलब है कि हर एक देश का अपना एक मानक समय होता है। उस समय से पूरे देश में जो है एक समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, हर एक देश का कुछ समय अंतराल होता है, और उस अंतराल को ही हम देखते हैं मानक समय किसी न किसी स्थान से निश्चित किया जाता है। उसी स्थान से पूरे देश में मानक समय निर्धारित होता है। सबसे पहले देखते हैं विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। यानी कि जो भी विभिन्न देशांतर रेखाओं पर क्या बताया गया है, स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग कितने अंश का देशांतरी विस्तार हो रहा है? 29 अंश का। कितने? 29 अंश का। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है भाई? 2 घंटे का समय का अंतराल है। 2 घंटे का समय का अंतराल है। तो ये जो 2 घंटे का समय अंतराल होता है, तो अगर आप लखनऊ में हैं, चेन्नई में हैं, तो वहाँ का डिफरेंस आपको पता हो जाएगा। इसी प्रकार से इस कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा है। क्यों? क्योंकि मानक रेखा है कि मान लीजिए रेलगाड़ी का समय सारणी बनाना हुआ है, तो दिल्ली का टाइम कुछ दूसरा होगा, कलकत्ता और चेन्नई का कुछ डिफरेंस होगा, तो उस समय सारणी के हिसाब से क्या होगा? एडजस्ट करना होगा, नहीं तो क्या होगा? समय में ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे क्या दिया है? इसी मानक समय रेखा यानी किसी मानक समय रेखा यानी कि मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। यानी कि जो ये मानक समय होता है, मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को ही मानक समय माना जाता है। और जो ये मानक समय होता है हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। क्या माना गया? 82.1 सही 1/2 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा माना गया है। फिर इसके बाद आता है कि इस रेखा का स्थानीय समय को भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहा जाता है। भारतीय मानक समय कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या शॉर्टकट में कहते हैं IST। फिर इसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय, यानी जो भारतीय मानक समय है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। यानी कि 5.5 घंटा समय उससे आगे है। अर्थात जब ग्रीनविच की रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे, तो उस समय भारत में क्या समय होगा? 12 बजा है, तो इसका मतलब शाम के 5:30 बजे रहे होंगे। शाम के 5:30 बजे रहे होंगे, क्योंकि बताया गया कि 5.5 घंटे का आगे होता है जो ग्रीनविच रेखा से, तो इसलिए भारत का समय कितना हो जाएगा? 5:30 बजे शाम के। फिर इसके बाद आता है कि पूरे विश्व में, जो पूरा विश्व है, ग्रीनविच रेखा का मानक समय आधार पर समय कटबंधों में बांटा गया। समय कटबंध मतलब क्या? जो रेखाएं होती हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। और संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि, यानी कि जो 30 मिनट का समय होता है, यानी कि 7.5 अंश देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटबंध को बांटा जाता है। यानी कि 30 मिनट कहा जाए या 7.5 अंश देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटबंध को बांटा गया है। फिर इसके बाद आता कोई भी देश 30 मिनट के गुणांक के अंतराल पर ही अपना समय मानक निर्धारित करता है। अपना जो मानक समय निर्धारित करता है वो 30 मिनट के गुणांक से ही निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया कि उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं कि भारत एवं श्रीलंका का मानक समय
ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जो भारत है और श्रीलंका का है, जो ग्रीनविच यानी कि मानक समय है वो 5.5 घंटा क्या है आगे रहता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या हो गया भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्या हो गया 5 घंटा और 6 घंटा। यानी कि पाकिस्तान का 5 घंटा है और बांग्लादेश का कितना है 6 घंटा है। जैसे 12 बजे है तो शाम के 6 बजे है, यहाँ शाम के 5 बजेंगे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इस तरह बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के, यानी कि कई ऐसे भी देश हैं जहां पर मानक समय क्या है अलग अलग और भिन्न है। वहां 1, 2, 4, 6 कई मानक समय हो सकते हैं। इसी तरह दिया कि बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटबंध होते हैं, कई मानक समय कटबंध होते हैं। जैसे कनाडा में 6 मानक समय कटबंध है, कनाडा में 6 है, अमेरिका में, यानी कि इस तरह की समय कटबंध अलग अलग विस्तार से है। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या राष्ट्रीय तिथि रेखा? अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है पूरे विश्व को जो निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी लगभग गोल है, हम आप जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा कर पहुंचा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अगर हम पश्चिम से जाएं चाहे पूर्व से जाएं, पूरे दिशा में हम यात्रा कर पहुंच सकते हैं। फिर दिया हुआ कि ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी हो चाहे पश्चिमी देशांतर रेखा 180 अंश पर होती है यदि 0 अंश देशांतर, यानी कहा गया कि जब 0 अंश देशांतर रेखा 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर चलेंगे, यानी कि जब पूर्वी दिशा की ओर चलेंगे तो हम देखते हैं कि 180 अंश गुणे 4 मिनट बताया गया तो 720 मिनट होता है। 720 मिनट को अगर हम बदले तो 12 घंटे आ जाते हैं। 12 घंटे के समय क्या हो जाएगा बढ़ जाता है, 12 घंटे के समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, पूर्वी देशांतर की ओर चलेंगे तब। फिर इसके बाद दिया हुआ कि तथा 0 अंश से 180 अंश पश्चिमी, यानी कि जब हम पश्चिमी देशांतर की तरफ चलेंगे तब क्या होगा यात्रा करेंगे तब 24 घंटे यानी कि 1 दिन का समय का अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हम आप जानते हैं जैसे घड़ी के समान चलते हैं आगे की तरफ, तब हमारा 12 घंटे होगा, लेकिन लौट करके फिर उसी स्थान पर आएंगे क्या होगा 24 घंटे होगा। वही चीज बताया गया है कि अगर हम पूर्वी देशांतर से 180 अंश आगे चलेंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा, यानी बढ़ जाएगा। और अगर पश्चिमी देशांतर की तरफ से यात्रा करेंगे तो 24 घंटे यानी कि 1 दिन का पूरा समय का डिफरेंस यानी अंतर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर, पूर्व हो या पश्चिम की ओर हो 180 अंश देशांतर पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाता है। 1 दिन क्या होता है घट जाता है और 1 दिन बढ़ जाता है। इस अव्यवस्था को दूर करने, यानी कि जो ये अव्यवस्था थी बढ़ जाता था या घट जाता था, इसकी अव्यवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसी को क्या किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। फिर दिया कि जहां कोई देश या भूखंड 180 अंश देशांतर के दोनों ओर फैला है, जब दोनों ओर फैला हुआ है तो इसको क्या किया गया वहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया। क्या लिखा गया उस रेखा को थोड़ा सा मोड़ लिया गया है जिससे कि जो डिफरेंस है वो न पड़े। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर अगले वाला दिन 1 आ जाता है यानी गिना जाता है। फिर आता है कि विषुवत व्रत। ये विषुवत व्रत क्या होता है? विषुवत व्रत का मतलब होता है धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच शून्य अंश का काल्पनिक व्रत होता है, उसको क्या कहते हैं विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं विषुवत व्रत कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कर्क व्रत, जैसे हम कर्क रेखा पढ़े थे उसी तरह कर्क व्रत में क्या दिया हुआ कि धरातल पर उत्तरी गोलार्ध, क्या लिखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 23.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत क्या होता है कर्क व्रत होता है। काल्पनिक व्रत जो है कर्क व्रत होता है। फिर आता है मकर व्रत।
मकर व्रत दिया हुआ है कि धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 23.5 अंश कोड़ी दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत मकर व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? मकर व्रत कहलाता है। फिर इसके बाद आता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत क्या होता है? ये भी धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 66.5 अंश की दूरी पर, कोड़ी दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत क्या कहलाता है? आर्कटिक व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कटिक व्रत कहलाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत क्या होता है? धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत पर 66.5 यानी 66 सही 1/2 अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।